तो हमारा अगला पार्ट जो है वो है एरर्स इन स्केल रीडिंग और ड्यू टू एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। मान लो आपके पास एक स्केल है, ओके, और इसके नीचे एक रॉड है और मैंने आप इधर ध्यान दो, मैंने आपको टारगेट दिया कि आप मुझे इस रॉड की लेंथ कैलकुलेट करो। टेम्परेचर जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर मेंटेन है। तो मान लो कि उसने a सेंटीमीटर कुछ करके आपका वैल्यू बताया। टीवी का मतलब ट्रू वैल्यू, एसआर का मतलब क्या हो गया, स्केल रीडिंग। तो मैं बोलूँगा ठीक है, a सेंटीमीटर करके कुछ एक वैल्यू आ रही है। अब मैंने क्या किया, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो स्केल क्या करेगी, एक्सपांड करेगी, है ना। मान लो उसके मुकाबले रॉड ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर रहा है, स्केल ज़्यादा पतली है तो ज़्यादा एक्सपांड कर रही है, तो उसने स्केल ने एक्सपांड कर ली। अब जाहिर बात है, अब जो रॉड की जो वो वैल्यू बता रहा है, अब जो वैल्यू बता रहा है वो पिछली वैल्यू से कैसी आ रही है, कम आ रही है। इधर गिनोगे तो कम आएगा ना, इधर गिनोगे तो ज़्यादा आएगा। तो देखो रॉड स्केल फैल गई, तो अब वो उससे जो लेस वैल्यू है वो बता रहा है। तो एट थीटा डैश इज ग्रेटर दैन थीटा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्रू वैल्यू आपके स्केल रीडिंग से कैसी है, ज़्यादा आएगी। यानी स्केल रीडिंग जो असल वैल्यू है उससे ज़्यादा वो कम वैल्यू बता रहा है। अब फिर वैसे ही अगर मान लो मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर तुमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, है ना, आसपास का टेम्परेचर डाउन कर दिया, ठंडा कर दिए, तो भैया वो मेटल क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो गया, अब देखो ये ऐसा सरक गया रीडिंग्स। अब देखो, अब जो वो वैल्यू बता रहा है, रॉड की लेंथ जो बता रहा है, उसकी असल वैल्यू क्या है, a सेंटीमीटर, मगर उससे ज़्यादा का बता रहा है ना, है कि नहीं, 0.1 0.2 तक के, 8.2 सेंटीमीटर तक के ज़्यादा बता रहे हैं। मतलब अब जो असल वैल्यू है ना, नहीं ये गलत हो गया, हाँ, जो ट्रू वैल्यू है वो स्केल रीडिंग की जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, इस तरह से। तो वही हुआ कि अगर किसी स्केल में मुझे एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना रहा तो वही वो कैसे कैलकुलेट करूँगा, उसका फॉर्मूला देखना है। तो थोड़ा थ्योरी डाल देता हूँ, मैं आपको थ्योरी के साथ बताता हूँ। इफ़ अ स्केल गिव्स करेक्ट रीडिंग at temperature theta and if the temperature is increased to theta dash, the scale will expand. The scale will expand. As a result of which the scale reading SR will be less than ट्रू वैल्यू, जिसकी वजह से जो स्केल रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से कैसी रहेगी, कम रहेगी। देखो धतूरा कुछ आता, मैं चैप्टर का नाम पूछूंगा ना वो भी नहीं आएगा तेरे को, है ना, बातों में इन्वॉल्व है तू, ठीक है। तो आपको जो स्केल रीडिंग जो बताएगा वैल्यू, वो जो ट्रू वैल्यू से है वो कम वैल्यू बताएगा। तो अब ऐसा है कि ट्रू वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे, हेंस द ट्रू वैल्यू कैन बी मेजर्ड एज, बोले ट्रू वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे, तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डीटा, वही है न्यू लेंथ वाला फॉर्मूला जो लग रहा वही है, ठीक है।
However, if the temperature is decreased, अगर मान के चलो टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया है, थीटा डैश इज लेस देन थीटा, देन द स्केल विल कॉन्ट्रैक्ट, तो स्केल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके वजह से द स्केल रीडिंग विल शो greater value, the scale reading will show greater value as compared to the true value. This can be evaluated by substituting डेल्टा थीटा एज डेल्टा थीटा, जो कि थीटा डैश माइनस थीटा है, एज नेगेटिव इन अबव इक्वेशन। ये तो देखो लॉजिक बात है। पहले केस में यहाँ पर क्या हुआ था, टेम्परेचर बढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ा था, इसीलिए फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करोगे तो डेल्टा थीटा तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। अगले केस में तुम्हारा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है ना, सेकंड केस में टेम्परेचर कम हुआ है, इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो नेगेटिव में आएगा। तो आपको फॉर्मूले में ये वैल्यू जो है नेगेटिव के साइन के साथ ही डालनी पड़ेगी। ठीक है, लिख लो ये एरर इन स्केल रीडिंग। अगला है मेरे बाय मेटालिक स्ट्रिप। देखो, when two metallic strips of equal length but different material are joined and not end to end, parallelly as shown below, such an arrangement is called as bi-metallic strip. Such an arrangement is called as bi-metallic strip. तो देखो भैया, ये एक मेटालिक स्ट्रिप है और ये दूसरा मेटालिक स्ट्रिप है। ओके, अब मैं चलो इसको कुछ एक अलग डिजाइन से दे देता हूं। ये दूसरा मेटालिक स्ट्रिप है, पूरा आपने वो बोलते हैं ना वेल्डिंग मशीन से सोल्डर करते अपन, वैसा पूरा चिपका के आपने इस तरह से उसको सोल्डर कर दिया आपने या वेल्डिंग कर दिए। अब ये मेटालिक स्ट्रिप्स अलग अलग नहीं होने वाली, कुछ भी कर लो, है ना। इस मेटालिक स्ट्रिप का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा 1 है, इस मेटालिक स्ट्रिप का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन अल्फा 2 है ना। अभी फिलहाल दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो ये इस तरह से रहेगा। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, मान लो कि आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, बोथ द रॉड्स विल ट्राई टू एक्सपांड, दोनों के दोनों रॉड्स एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, मगर क्योंकि वो चिपके हुए हैं, अरे भैया तुमने सोल्डर करके रखे उसको, तो ये कैसा है, इसमें फैल नहीं सकता ऐसा। बात समझ रहे कि तुमने कभी वेल्डिंग करे हुए देखे मेटल्स कैसा एकदम चिपके हुए रहते, स्ट्रांग, तो तुमने ऐसा बराबर उसको सोल्डर करके रखे।
तो ये ऐसा फैल नहीं सकता। तो बोले अब क्या होगा, देखो मान लो और अल्फा 1 जो है अल्फा 2 से बड़ा है। अब अल्फा 1 अल्फा 2 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा फैलेगा नीचे के मुकाबले। मगर मसला क्या है, नीचे वाला बोल रहा कि भैया देख मेरा अल्फा 2 कम है तो मैं तो ज़्यादा एक्सपांड नहीं रहूँगा। अल्फा 1 बोलेगा यार मेरा अल्फा 1 तो ज़्यादा है, मैं तो ज़्यादा एक्सपांड होगा। मगर मसला ये है कि इसका अल्फा 1 ज़्यादा होने की वजह से और ये चिपका होने की वजह से ये इसको छोड़ के नहीं जा सकता, जिसकी वजह से अब क्या होता है कि ये इस तरह का शेप ले लेते हैं। ये इस तरह का शेप ले लेते हैं, है ना। मतलब देखो ये इस तरह का शेप ले लिए, अल्फा 1 अल्फा 2, है ना, क्योंकि ये इससे हट नहीं सकता ना, यहाँ से ये भी हट नहीं सकता। तो ये दोनों इस तरह से बेंड हो जाते हैं कि जो आउटर कर्व है वो अल्फा 1 वाला मटेरियल है, इनर कर्व जो है वो अल्फा 2 वाला मटेरियल है। और अगर सपोज करो, अगर मान लो ऐसा होता इफ एंड ओनली इफ अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2, अल्फा 1 की वैल्यू क्या है अल्फा 2 से कम होती, तो मामला कैसा होता, ये ऐसा हो जाता। ओ भैया क्या कर क्या रहे, तो बना क्या रहे भैया, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मेरे को प्लीज उस चीज के लिए थोड़ा सा फॉरगिव करना। सर बोलने की जरूरत नहीं, मालूम ही है ना। ओके, तो इन केस अगर ये ऐसा होता, अल्फा 1 अगर लेस देन अल्फा 2 होता तो मामला ऐसा हो जाता, है ना। अब देखो दिस प्रॉपर्टी of bimetallic strip is used in fire alarm। ये प्रॉपर्टी जो बायोमेटालिक स्ट्रिप की है ये फायर अलार्म में यूज होती है। बोले कैसे, फायर अलार्म क्या होता है, कहीं आग लग जाए तो जोर जोर से क्या होता है अपने अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो बोले कैसा होता होगा ये, देखो हमारे पास असल में एक बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है, जस्ट अ मोमेंट। हमारे पास इस तरह की एक बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है। देखो आप देख सकते हैं ये ऊपर की लेयर है अलग मटेरियल से बना हुआ है और नीचे का लेयर एक अलग मटेरियल से बना हुआ है। अल्फा 1 ये अल्फा 2, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। देखो है ये एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब अगर सपोज करो टेम्परेचर बढ़ता है एट हायर टेम्परेचर तो होगा क्या, ये वाला रॉड अंदर का और बाहर का रॉड दोनों फैलने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। मगर अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 तो ये कर्व नेचर उनका और बढ़ेगा। तो अब एट हायर टेम्परेचर क्या होगा कि मैं क्या नोटिस करता हूँ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कि ये जो स्विच अभी तक दबा नहीं था, यहाँ पर जो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ था, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया मैंने ये नोटिस किया कि भैया अरे भैया हाँ, तो जेट हाइयर टेम्परेचर, तो देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ऊपर वाला जो रॉड है आउटर कर्व वाला रॉड है वो ज़्यादा फैलेगा और इनर कर्व वाला रॉड जो है वो कम फैलेगा, जिसकी वजह से एक्सपांड होने की वजह से कर्वेचर ऐसा बढ़ता है और बाद में फिर ये आगे जाके वो स्विच को टच कर देता है। जैसे ये स्विच को टच करता है सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से आपका अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ये है द फंक्शन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। इसमें लिखा रहता है कि इफ अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2
तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये बायोमेटालिक स्ट्रिप का शेप कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, या और बड़ा हुआ ये इस टाइप का बता देगा वो। ऐसा भी बता सकता कि देखो भैया ये ऐसा आएगा क्या, है ना। तो ऐसे 4-5 ऑप्शन देगा। तुम लोग बड़ा टेंस से बैठो ज़रा, बातें मत करो। तो अब ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पर इसका एप्लीकेशन पूछता है कि इसका यूज़ कहाँ हो सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जो न्यूमेरिकल में कवर करूँगा मैं, यहाँ पर ये बायोमेटालिक स्ट्रिप का रेडियस पूछता है वो, या एंगल ऑफ सस्टेंशन पूछता है वो, एवरेज रेडियस या एंगल ऑफ सस्टेंशन। तो ये न्यूमेरिकल में आपको मैं कवर करके दूंगा, उसमें आप देखेंगे कैसा आते क्वेश्चंस। ठीक है, ये लिख लो पूरा। तो हमारा अगला पार्ट है एक्सपांशन ऑफ कैविटी। अब देखो कैसा है, मान लो कि मेरे पास एक डिस्क था जिसमें मैंने होल कर दिया। इधर से आप मटेरियल देख सकते हैं, इधर बीच में छेद है, कुछ भी नहीं है। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्या था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डिस्क फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा। तो एक हमारी गलतफहमी ये रहती है कि जब ये मटेरियल इधर फैलने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाहर तो फैलेगा ही फैलेगा ना, कोई भी चीज़ फैलती तो कैसी फैलती, ऐसा चारों तरफ। तो बोले हमको ऐसा लगा कि मिसकंसेप्शन ये था कि ये बाहर की तरफ फैलेगा ऐसा, और ये अंदर की तरफ फैलेगा पार्ट। तो जब ये अंदर की तरफ फैलेगा तो जो अंदर का होल है उसका डायमीटर कम हो जाएगा, उसके कैविटी का एरिया वो कम हो जाएगा। ये हमारा मिसकंसेप्शन था। बट देखा ये गया कि भैया जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जिस तरह से आपका बाहरी किनारा बढ़ा उसी तरह से ये होल का भी क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। मतलब कहना ये हम चाहते हैं कि यहां पर जब हम लोग किसी ऐसे मेटल को हीट करते हैं जिसके अंदर एक होल है, तो ये आपका जो होल है वो भी उसी तरह से एक्सपांड होगा जिस तरह से एंटायर मेटल एक्सपांड हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये डायग्राम बनाओ और फिर आपको मैं ओरली बोल देता हूं, वो कॉन्सेप्ट लिख लो। जान दो, लिख के दे देता मैं आपको, ओरली बोलने में स्लो हो जाता प्रोसेस। इफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट has a hole in it, a common misconception is that if the object expands due to rise in temperature, the hole will shrink because material expands into the hole. First off, but the truth is that if the object expands, the hole will expand too, because even linear dimension of an object
changes in the same way when the temperature changes. इसकी लीनियर डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ये जो है बिल्कुल वैसे ही बढ़ेगी जैसे होल का वैसे ही लीनियर डायमेंशन बढ़ेगा जैसे पूरे बॉडी का बढ़ता है when the temperature changes. लिख लीजिए पूरा पार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. सब लोग यहाँ पर ध्यान दो. एक वेसल है जिसमें एक पर्टिकुलर लिक्विड भरा हुआ है अप टू इट्स ब्रिम, मतलब पूरा ऊपर तक के, है ना. तो मैं बोलूँगा अ वेसल इज कंप्लीटली filled with certain liquid up to its brim. तो पूरा आखिरी तक अच्छे से लिक्विड से भरा हुआ है. अब होता ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेसल के साथ साथ लिक्विड दोनों भी एक्सपांड करेंगे. तो मैं लिखूंगा व्हेन द टेम्परेचर राइजेस बोथ वेसल एज वेल एज लिक्विड एक्सपांड. बोथ वेसल एज वेल एज लिक्विड एक्सपांड. जैसे कि आपको याद होगा वॉल्यूम को लीटर्स में नापा जाता है ना. तो अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल वेसल का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था, लिक्विड का वॉल्यूम भी 10 मीटर क्यूब था. जब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, पानी रख देना, जब टेम्परेचर बढ़ाया, गौर से सुनना, जब टेम्परेचर बढ़ाया वेसल का वॉल्यूम 12 मीटर क्यूब हो गया, लिक्विड का वॉल्यूम भी 12 मीटर क्यूब हो गया. हमें ऐसा फील ही नहीं होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये दोनों एक्सपांड किए. अब गौर से सुनना. अब अगर मैं कहता हूं कि जब मैंने हीट किया वेसल का एक्सपांशन हो गया 12 मीटर क्यूब, 10 से वो कहां पहुंच गया 12. पानी यानी लिक्विड का एक्सपांशन हो गया 13 मीटर क्यूब, है कि नहीं. तो क्या होगा, 1 लीटर का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, या 1 मीटर क्यूब का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना. तो देखो, आप जब ऐसा देख रहे थे, गर्म कर रहे और आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि पानी 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब जो पानी है वो नीचे गिर गया. तो तुमको देखने में क्या लगा, अच्छा पानी यहां एक्सपांड हुआ, और कितना हुआ, 10 से 11 हो गया. ऐसा हमने सोचा, मगर रियलिटी ये थी क्या, रे सिर्फ पानी एक्सपांड हुआ था क्या? नहीं, रियलिटी क्या थी, वेसल भी एक्सपांड हुआ था, है ना. वो कितना एक्सपांड हुआ था, 10 से 12 पे गया था, 2 का एक्सपांशन था उसमें, 2 मीटर क्यूब का. लिक्विड भी एक्सपांशन हुआ था, वो 10 से 13 पे गया था. कितने का हुआ था, 13. मगर दिखने में कितना लगा, सिर्फ 1 का, है ना. तो अब यहां पर जो अपरेंट चेंज इन एक्सपांशन या अपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड जो है, अपरेंट मतलब जो दिख के आ रहा है, इसे क्या होगा कि जो रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड है उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ता है, एक्सपांशन ऑफ वेसल. लिक्विड का एक्सपांशन ओवरऑल कितना हुआ था, 13. वेसल का कितना हुआ था, 12. या फिर एक्सपांशन चेंज की अगर वैल्यू चेंज बोलो, 3 से बढ़ा था. वो कितने से बढ़ा था, 3 से. तो 3 मीटर क्यूब से बढ़ा था वेसल. लिक्विड कितने से बढ़ा था, 2 मीटर क्यूब से. सॉरी, वेसल है ना. लिक्विड कितने से बढ़ा था, 3 मीटर क्यूब से. वेसल कितने से बढ़ा था, 2 मीटर क्यूब से. अब लिक्विड के एक्सपांशन में से मैं वेसल के एक्सपांशन को माइनस कर दूं तो बचा क्या, 1, यानी 1 मीटर क्यूब क्या है आपका, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड है. आई बात समझे. और ये हमें बताता है कि कितना लिक्विड ओवरफ्लो हुआ.
ऐसे बहुत ढेरों क्वेश्चन भरे पड़े जिसमें ये बताता है कि भैया हमने क्या किए थे, एक पूरा कंटेनर था, उसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ था, है ना, अब पता लगाओ इसमें से कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा। मॉड्यूल में ऐसे ढेरों क्वेश्चन भरे पड़े हुए। आई बात समझ में? तो हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, बोथ वेसल्स एज वेल एज एक्सपांड्स। इफ कोएफिशिएंट of expansion of liquid is greater than coefficient of expansion of vessel, then sum of the liquid gets overflowed, which is termed as apparent expansion of liquid, जिसे हम लोग ऐसा टर्मिनोलॉजी देते हैं, apparent expansion of liquid. Therefore delta V apparent of liquid, apparent change expansion of liquid is equals to क्या हो गया, क्या हो गया? तो रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड माइनस रियल एक्सपांशन ऑफ वेसल, रियल एक्सपांशन ऑफ वेसल। ठीक है, लिखे यहां तक। अब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए, मगर जैसे कि आप जानते हैं डेल्टा वी रियल ऑफ लिक्विड है ना, अपरेंट एक्सपांशन ऑफ, नहीं सॉरी, रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, हमारे पास क्या है, डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या रहता, वी गैमा डेल्टा थीटा पकड़ लेता हूं। जामा गैमा किसका है, ये लिक्विड का है, और आपका जो वेसल का ये लिक्विड का था, और डेल्टा वी रियल ऑफ वेसल वी गैमा वी डेल्टा थीटा। देखो शुरुआत में दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही था ना। निहाल इधर ध्यान दे बेटा, वरना जूते खाएगा। तो अब इधर ध्यान दो कि यहां शुरुआत में वेसल का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम कैसा था, सेम था, है ना। तो इसीलिए मैंने दोनों जगह वीवी लिखा। टेम्परेचर चेंज दोनों के लिए कैसा है, सेम है। हाँ, मगर मटेरियल अलग अलग होने की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन दोनों का अलग अलग है। अगर ये वैल्यू मैंने यहां पर डाला, देखो डेल्टा वी अपेरेंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी गैमा एल माइनस गैमा वी डेल्टा थीटा, वी गैमा एल माइनस गैमा वी डेल्टा थीटा। अगर मैंने ये फॉर्मूला मैं यहां पर डाला, अब सर ये कैसे आ गया, अरे कुछ नहीं, अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए आप। डेल्टा वी रियल के जगह अगर मैं ये डालूंगा और ये डालूंगा, इसमें वी और डेल्टा थीटा तो दोनों जगह कैसा है, सेम है, तो वो कॉमन निकल सकता बाहर, तो वी भी निकल गया, डेल्टा थीटा भी निकल गया, बचा क्या फिर, गैमा एल माइनस गैमा वी। आया समझ में? ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, बहुत 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 ज्यादा यूज होता है ना। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी एपरेंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स वी गैमा एल माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा वी। अल्फा वी नहीं, बस अल्फा रखो रे भाई, नहीं तो वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा वॉल्यूम एक्सपांशन समझोगे तुम, है ना। अब बोले ये क्या हुआ, वेसल, वेसल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर। अगर तुम्हारे थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे तुम, अगर तुम रिवीजन कर रहे अगर, तो तुमको ये मालूम होगा कि गैमा को 3 टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल नोट के अंदर लिखाया था मैंने। तो वेसल के लिए 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। अब आपके मन में विचार आया होगा सर लिक्विड के लिए भी लिख सकते क्या, ऐसा नहीं, लिक्विड का कभी भी कोई लीनियर एक्सपांशन नहीं होता, उसका सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता है। तो लिक्विड को कभी भी आप 3 अल्फा नहीं लिख सकते। हाँ, वेसल को लिख सकते हो क्योंकि उसमें लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपांशन सभी होता है वहां पे। आई बात समझ में? तो ये भी फॉर्मूला बहुत धड़ल्ले से यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए
कि कितना लिक्विड ओवरफ्लो हुआ। और इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि गैमा अपरेंट इज इक्वल्स टू हाउ मच, गैमा एल माइनस गैमा वी, है ना। ये गैमा एल माइनस गैमा वी जो है वो असल में क्या है, गैमा अपरेंट है। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला जो है आपका ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा वी अपरेंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू वी गैमा अपरेंट इंटू डेल्टा थीटा। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पार्ट में।